गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। इसमें हम चार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ पंचायती राज सम प्रॉब्लम्स, लोकल बॉडीज़ इन अर्बन एरियाज़। ये चैप्टर जो है हर एग्ज़ाम में आता है। कह लो जो भी आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हैं उसमें कोई ना कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ये चैप्टर जो है अब हिंदी में स्टार्ट करने जा रही हूँ, ताकि जो मैक्सिमम बच्चों को जो है इस चीज़ की समझ आ सके। क्योंकि पहले मेरे चैप्टर जो पंजाबी में और या इंग्लिश में होते थे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती थी। अब जो चैप्टर हैं जो भी आगे पढ़ाऊँगी वो हिंदी में स्टार्ट होंगे। तो जो है शॉर्ट वीडियोस डालूँगी इसकी 3-3 या 4 मिनट की, ताकि जो आपको वन बाय वन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का या एमसीक्यू के टाइप से क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सके। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें इंडिया में पंचायती राज लागू करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, रीज़न क्या था। ठीक है, कहते हैं कि लोकतंत्र को घर घर पहुँचाने के लिए, ठीक है, निम्न सत्र को लोकतंत्र पर मजबूत करने के लिए, लोगों की जो स्थानीय लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, राज्य प्रबंध में योग्यता लाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम 80% लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में या गांव में। यस बेटा, गांव में लोग रहते हैं। अगर उनको ही राजनीति के बारे पता नहीं होगा कि कैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, क्या काम होता है, कैसे नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, क्या हमारे राइट्स है, जो ड्यूटीज़ वगैरह क्या है, कौन से कानून है, तो हम कोई भी अच्छी तरह प्रबंध नहीं, राय प्रबंध में हिस्सा अच्छी तरह नहीं ले सकते, ना काम कर सकते हैं। फॉर दिस रीज़न ये एक बेसिक स्कूल है जो गांव में पंचायती राज है। राज प्रबंध में योग्यता लाने के लिए, लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए और राज प्रबंध की कला में एक प्रशिक्षण देने के लिए, जैसे कहते हैं ना बेसिक स्कूल है, देने के लिए पंचायती राज लागू करना जरूरी था। फॉर दिस रीज़न शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना होता है कि जो शक्तियाँ थी जो वो डिवाइड की गई। जैसे प्रधानमंत्री आगे सीएम को देता है, सीएम आगे जो ज़िले के जो अधिकारी होते हैं उनको देते हैं, ज़िले के अधिकारी जो गांव के पंचायत होती हैं, सरपंच पंच होते हैं, उनको ये पावर्स डिवाइड करता है कि अगर आप स्थानीय पदर पर आप अपना फैसला डिसीजन जो फाइनल कर सकते हो तो मच बेटर। तो वैसे ही माना जाता है कि जो पंचायत है वो सबसे ऊंची होती है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंची होती है। अगर पंचायत ने फैसला कर लिया तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती। कहते हैं पंचायतों द्वारा लोग अपने गांव का प्रबंध खुद करते थे और गांव की समस्या मिलजुल कर सुलझाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जो गांव है को राज्य प्रबंध की आधारभूत इकाई बनाकर महात्मा गांधी जी अपने सपने को साकार करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप अब महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़े तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि मैं गांव में पंचायतें लागू करना चाहता हूँ। अगर आप सचमुच में ही देश में स्वराज स्थापित करना चाहते हो तो गांव में पंचायतें लागू होना चाहिए। ये चीज़ें बाद में हमारे देश जो नेता है उनको रियलाइज़ हुई। जब देश आज़ाद हुआ तब ये पंचायतें लागू नहीं हुई थी अच्छी तरह, जो चीज़ें चाहिए थी 3 टायर सिस्टम। बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नहीं भी, हम देश को अच्छी तरह तरक्की पर नहीं लेकर जा सकते जब तक गाँव में जो 3 टायर सिस्टम जब पंचायत लागू नहीं होती। फिर क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम उद्देश्य करेंगे। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के मुख्य उद्देश्य या मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पहला उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य प्रबंध की मुख्य इकाई बनाकर निम्न स्तर पर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना। क्योंकि राज प्रबंध की कौन सी, जैसे हम कहते हैं समाज की इकाई कौन सी है, तो हम परिवार को मानते हैं ना। इसी तरह ही राज प्रबंध की देश के शासन की जो इकाई है, यूनिट है, वो कौन सी है, जो गांव की पंचायतें होती है उसे कहा जाता है।
उसे मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर नींव नहीं मजबूत रखी जाएंगी तो फिर आप इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना सकते हो, इतना देश का अच्छा प्रबंध कैसे चला सकते हो। और सेकंड, निम्न स्तर तक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, कि जो भी शक्तियां हैं जैसे कासादकी है, विधानकी है, न्याय की शक्तियां हैं, उनका गांव तक विकेंद्रीकरण करना, कि खुद गांव के लोग जो है, पंचायत है, सरपंच है, अपने डिसीजन ले सके, अपने गांव का प्रबंध अच्छी तरह कर सके। अगर मान लो उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सरपंच पंच जो है उनका न्यायपूर्ण काम कर सके। अगर अपने गांव के लिए कुछ काम करना है, ठीक है, उसे विकास लेकर आना, विकास का एक कोई काम करने हैं तो भी वो अपने ज़िले के डीसी अधिकारी को कहकर उनसे परमिशन लेकर वो ग्रांट लेकर आ सकता है, तो अपने गांव का विकास कर सकता है। इसे कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना। ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर और पछड़े वर्ग के लोगों को स्थानीय स्वशासन में भागीदार बनाना और उनके हितों की रक्षा करना। देखो, जो SC BC जहाँ गरीब लोग हैं उसे कैसे आप प्रशासन में भागीदार बनाओगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब भी इलेक्शन होती है पंचायतों की 5 साल के बाद, तो एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, कि जहाँ तो लेडीज़ का रिजर्व कोटा होता है, उसे कमज़ोर वर्ग माना जाता है अभी भी, उसकी सीट रिजर्व होती है कि वहाँ पर लेडी ही जो सरपंच बनेगी या लेडीज़ ही जे मेंबर वगैरह बनेंगे। तो कुछ बाद में ऐसा मतलब कि बाद में फिर सर्कल आता है कि हाँ, ऐसे ही सरपंच बनेगा या BC ही सरपंच बनेगा। रीज़न क्या है, जो कोई भी वर्ग पीछे ना रह जाए। ठीक है, अगर वो मजबूत हो जाएगा गांव के निम्न पद्धर पर, तो नेचुरली हमारा देश भी मजबूत हो जाएगा। एंड फोर्थ, गांव में सामुदायिक विकास योजना को लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सहभागी बनाना और उन्हें पहलकदमी उत्साहित करना। जैसे मान लो आप गांव में डेयरी फार्म खोल सकते हैं, ठीक है, मच्छी पालना का जो है वो कारोबार चला सकते हैं, कुछ और छोटे छोटे उद्योग वगैरह लागू कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर गांव के लोग खुद कहते हैं कि हाँ हम ये काम करना चाहते हैं, तो वो सरकार जो उसे सब्सिडी देगी तो वो वहाँ पर सहभागी होकर अच्छी तरह काम कर पाएंगे। गांव में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय मामलों की योजनाबंदी करने और उसमें समाधान ढूंढने की योग्य बनाना, कि गांव के लोग इतने सक्षम हो जाएं कि वो अपनी जो गांव की प्रॉब्लम्स हैं वो खुद अच्छी तरह प्लानिंग बनाकर सॉल्व कर सकें। ठीक है, कोई बाहर वाला क्यों इंटरफेयर करे अगर गांव के लोग ही इतने समझदार हों। क्योंकि पुराने समय में, वो हम इतिहास देखेंगे कि पुराने समय में जो अंग्रेज की सरकारों आने से पहले कभी ऐसा नहीं होता कि जो शासन होता था वो गांव में इंटरफेयर करता था। गांव के लोग ही, पंच सरपंच ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते थे, इतने सक्षम थे। गांव में रहने वाले लोगों को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, उसमें भाईचारे की भावना पैदा करना और जो औरतों की भागीदारी को विश्वसनीय बनाना। निम्न स्तर पर लोगों को भाषण की कला के प्रशिक्षण देकर नेतृत्व के लिए तैयार करना। जब कोई सरपंच बनेगा, कोई मेंबर बनेगा, गांव के जब लोग इकट्ठे होंगे, 400 500 1000 2000 जितने भी गांव के लोग हैं, वहाँ आकर वो अपनी बात रखेगा कि हमें गांव की भलाई के लिए ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए, हमें मिलजुल कर ऐसे करना चाहिए, लोगों की अगुवाई करेगा। तो उसमें क्या लीडरशिप की क्वालिटी आएगी और धीरे धीरे वो जिले पद्धर पर जाएगा, फिर वो स्टेट पद्धर पर जाएगा, देन आफ्टर फिर देश के लिए काम भी कर सकता है और इंटरनेशनल लेवल पर काम भी कर सकता है। तो जो भी इंसान है 90-80% तो गांव के लोग होते हैं ना, तो ये चीज़ें उनमें क्रिएट करनी। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भारत में पंचायती राज के इतिहास की पृष्ठभूमि कैसी रही थी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। थैंक्स बेटा।